नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे चेर वंश के बारे में और चेर वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि चेर वंश आखिर हमारे इतिहास में इनका परिचय हमें कहाँ से मिलता है। भाई हमारे लिए सबसे मेन तो देखो ये है, ठीक है। और ये चेर वंश कौन से समय का है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास में चेर वंश हमें संगम साहित्य से मिलता है। सबसे पहला संगम साहित्य 3री सदी। उसके बाद में जो चेर वंश के बारे में हमें इतिहास में जानकारी मिलती है, यानी पहले संगम साहित्य के बाद, संगम काल के बाद जब ये चेर वंश समाप्त हो गया, अब उसके बाद में पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल से पूर्व, ये जो चेर वंश है ये मध्यकाल से पूर्व का चेर वंश है। समझे? एक तो चेर साम्राज्य ही था जो कि संगम काल में था, और ये जो चेर वंश जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वो ये कि ये जो चेर वंश है ये पूर्व मध्यकाल के उदित क्षेत्रीय राजवंश हैं। अब वो कैसे, आप ये कहेंगे जी ये कैसे? क्योंकि संगम काल में चेर, चोल और पांड्यों का विस्तार से वर्णन है, उनके साम्राज्य का, उनके राजाओं का और उनके द्वारा किए गए कार्यों का विस्तार से वर्णन है, ठीक है। उसके बाद में जिस प्रकार गुप्तों के बाद यानी गुप्त समय के बाद, गुप्त वंश के बाद उत्तर भारत में मैत्रिक, वर्धन, मोखरी, पूर्ववर्ती गुप्त और उत्तर गुप्त, ठीक है ना, चंद्र, गौड़चंद्र, ये जो राज्य उदित हुए थे यानी ये हुए थे गुप्तों के बाद। उसी तरह गुप्तों के बाद दक्षिण भारत में भी क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ था, जैसे राष्ट्रकूट, चेर, चोल, पांड्य, पल्लव, ये वो राष्ट्रीय क्षेत्रीय वंश थे। इनके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे जो कि पूर्व मध्यकाल, जो कि मैंने अभी नाम बताए, ये पूर्व मध्यकाल के उदित दक्षिण के राजवंश हैं। और इनसे संबंधित कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं चेर वंश। मेरा तात्पर्य यही है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि आखिर हम कौन से विषय का, कौन से समय का और किस आधार पर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो चेर वंश है कौन सा है? द्रविड़ प्रदेश, द्रविड़ प्रदेश के दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण भारतीय में उदित चेर राजवंश, ये प्रमुख राजवंशों में है। एक तो प्राचीन संगम काल जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो इनका जो हमें जो जानकारी मिलती है वो ये कि ये द्रविड़ प्रदेश के, द्रविड़ यानी साउथ इंडिया के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर प्राचीन चेर राज्य था, ये हमें जानकारी मिलती है। भाई था, हमें ये संगम काल से भी पता है, वहां पर भी था, लेकिन अब आधुनिक समय में, वर्तमान समय में कहां पर था? क्योंकि अब जो हम जानकारी ले रहे हैं वो पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल से पूर्व के दक्षिण भारत में उदित राज्यों के बारे में, उदित वंशों के बारे में जानकारी है। अब उनके बारे में जानते हैं कि वर्तमान में चेर जो राजवंश है कहां पर था, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र थे। तो इनके अंतर्गत कौन थे? मालाबार, तिरवणकोर और पुदुककोट, ये क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे, ठीक है। इन क्षेत्रों से मिलकर बना था चेर साम्राज्य पूर्व मध्यकाल का। चेर का जो मतलब होता है ना, चेर का मतलब होता है केरल, केरल का पर्यायवाची, यानी आप चेरल को केरल के नाम से भी
जान सकते हैं। हमें इसकी जानकारी, अब मैं देखो आपको वही जानकारी दूंगा जो कि महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले चेर वंश की जानकारी लिखित रूप में हमें ऐतरेय ब्राह्मण, जो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व, जो हमारे ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद थे, उनके उपवेद, ठीक है, उनके उपवेद उपनिषद जो हुए थे, उन्हीं की शाखा थी एक ऐतरेय ब्राह्मण वेदों की, ठीक है। उस ऐतरेय ब्राह्मण में लिखित रूप में उनका एक लिखित चेरपाद, ऐतरेय ब्राह्मण में चेरपाद यानी चेरों के विषय में प्रथम जानकारी। अब आप हम ये भी ऐसा बोल सकते हैं कि वैदिक साहित्य है, यानी ये ऐतरेय ब्राह्मण हमारे वेद की ही उपशाखा है, वहां से सबसे पहले हमें चेरों के विषय में प्रथम जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें चेरों के बारे में कहां से जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है रामायण, महाभारत और अशोक के शिलालेख। रामायण और महाभारत हो गए गुप्त काल के समय के संकलित, ठीक है, ये हो गए गुप्त काल में इनका संकलन हुआ था। लेकिन अशोक के शिलालेख 3री सदी ईसा पूर्व, इसमें क्या थे, केरल पुत्र के नाम से, केरल पुत्र के नाम से, पुत्र बोलते हैं के नाम से हमें एक तो यहां से, और दूसरा कालिदास जो कि गुप्त काल से ही थे, इनका महाकाव्य का था रघुवंश महाकाव्य। और मैंने आपको बताया संगम साहित्य से चेरों की जानकारी हमें मिलती है। तो इन जानकारियों में कुछ हो गई प्राचीन और कुछ हो गई आधुनिक। आधुनिक का मतलब ये नहीं है कि अब आधुनिक इतिहास में ही आ जाएं, मुगलों के समय के आधुनिक या आज के समय के आधुनिक नहीं, ठीक है। ये है 8वीं सदी की, यानी पूर्व मध्यकाल के समय की जानकारी। तो इनमें हमें प्राचीन जो जानकारी मिली, रामायण, महाभारत, अशोक के शिलालेख, ठीक है, और कालिदास के रघुवंश महाकाव्य से, और संगम साहित्य चेरों की जानकारी मिलती है। लेकिन वर्तमान जानकारी के लिए हम क्या कह सकते हैं कि द्रविड़ प्रदेश के दक्षिण पश्चिम समुद्र तट, जिसके अंतर्गत मालवार, त्रावणकोर, पुदुककोट ये सम्मिलित थे, ठीक है। इनसे हमें चेरों के, चेर साम्राज्य और चेर वंश की जानकारी मिलती है। इनका राजकीय चिन्ह जो था वो धनुष था, जो कि प्राचीन समय में भी था और 8वीं सदी यानी पूर्व मध्य काल में भी। 8वीं सदी के शुरू में हमने अभी जो आपको जानकारी दी वो ये कि हमें कहां से इनकी जानकारी मिलती है। तो 8वीं सदी के शुरू में पल्लवों से युद्ध, अब 8वीं सदी के बारे में है तो पल्लव, उस समय क्या हुआ था, चेरों का और पल्लवों से युद्ध हुआ था। चेर पल्लव युद्ध हुआ था, जिसमें पल्लवों ने चेर साम्राज्य यानी चेर राज्य पर अधिकार कर लिया था। अब ये युद्ध की जानकारी कहां पे है, तो 8वीं सदी में है। तो यानी 8वीं सदी में कौन सा समय था, तो पूर्व मध्यकाल का समय, ठीक है। तो जो हम ये जानकारी चेरों से संबंधित जान रहे हैं, जो इकट्ठा कर रहे हैं, वो केवल पूर्व मध्यकाल से संबंधित है, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में इसलिए हर बार बता रहा हूं क्योंकि संगम काल में तो चेरवंश था ही, वो हमारी पिछली वीडियो में आप देख लेना, जब संगम काल था तो हमने उसके लिए वीडियो बनाई है। अब जो हम ये बातें कर रहे हैं, जान रहे हैं, वो जान रहे हैं पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में उदित राज्यों के बारे में। तो पल्लवों ने चेरों पर अधिकार कर लिया, ठीक है, यानी चेर वंश इस समय अपनी स्थिति मजबूत करने की स्थिति में नहीं था। केवल हमें यही मालूम यहां से चलता है कि कभी कोई सा शासक
कभी दूसरा शासक तो कभी तीसरे शासक ने हमेशा इस राज्य पर अधिकार करते ही रहे हैं और इसके शासक कमजोर रहे। तो इसलिए इसके इतिहास के बारे में ये समझ लीजिए केवल हार वाले और युद्ध वाली ही जानकारी ज्यादा है, और यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम जानेंगे। पहले ये 8वीं सदी में हार जाते हैं पल्लवों से और वो इनके राज्य पर अधिकार कर लेते हैं। यहां पर भी आप समझ लीजिए कि चेर राज्य कमजोर हो गया और विलप पतन की स्थिति इसे बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरा राज्य अधिकार कर रहा है। दूसरा 12वीं सदी में, 12वीं सदी में अब इन पर चोलों ने अधिकार कर लिया। 12वीं सदी में इस राज्य पर चोलों ने अधिकार कर लिया। ये तो अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ते रहे पूर्व मध्यकाल में। इसके बाद 13वीं सदी में पांड्यों का अधिकार हो गया इनके ऊपर। अब देखो, पूर्व मध्यकाल में 8वीं सदी में पल्लवों ने अधिकार किया, फिर 12वीं सदी में चोलों ने, 13वीं सदी ने पांड्यों ने इन पर अधिकार कर लिया। अब 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने मुद्रे पर आक्रमण किया था। मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। इसने मुद्रे पर आक्रमण किया। अब यह मुद्रे पर जब आक्रमण किया तो इसी का फायदा उठाकर एक थोड़े से शक्तिशाली शासक हुए थे चेरों के उस समय, यानी पूर्व मध्यकाल में। जो चेर राजा थे वो थे रवि वर्मन कुलशेखर। रवि वर्मन कुलशेखर ने, यानी आक्रमण करने वाले थे मलिक काफूर मुद्रे पर, लेकिन इसी का फायदा उठाया चेर राजा रवि वर्मन कुलशेखर ने। और उन्होंने क्या किया कि चोल और पांड्यों से, क्योंकि इन्होंने 12वीं और 13वीं सदी में अधिकार किया था ना, तो चोल और पांड्यों से कुछ भाग चेरों का छीन लिया। यानी जो इनके भाग इनका जो अधिकार था उसमें से कुछ भाग चोल और पांड्यों से छीन लिया। कौन से राजा हो गए? रवि वर्मन कुलशेखर। इसके बाद में पल्लव शासक कौन थे? नरसिंह वर्मन। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन और पांड्य शासक सेंदन। दो राजवंश, पल्लव और पांड्य, और शासक कौन से? नरसिंह वर्मन और सेंदन ने चेरों पर दोबारा, यानी कि चेरों पर दबाव विजय का दावा किया। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने और पांड्य शासक सेंदन ने भी चेरों पर दोबारा से विजय का दावा किया। और क्यों? क्योंकि ये इन पे हमला यानी आक्रमण पहले से करते आए थे, इसीलिए इन्होंने दोबारा से ये दावा किया कि हमने भाई पल्लव शासक नरसिंह वर्मन कि मैंने चेरों को हरा दिया। पांड्य शासक भी कहते हैं जो सेंदन है कि मैंने चेरों को हराया, यानी उन पे विजय प्राप्त करी। ये दावा ये लोग करते हैं। लेकिन चेर और पल्लवों के बीच में है ना सांस्कृतिक संबंध भी था। सांस्कृतिक संबंध किसमें था? चेर और पल्लवों के बीच में। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में महेंद्र वर्मन ने लिखित, महेंद्र वर्मन जो कि एक विद्वान थे, ठीक है, विद्वान भी थे और विद्वानों का संरक्षण करने वाले भी थे। महेंद्र वर्मन ने क्या लिखा था? मितविलास परहंसन। इसे परहसन भी बोल सकते हैं, मितविलास परहसन। ये क्या थे? मालावार वंश के परंपरागत कला लिखने वाले जो थे, काव्य वो थे, जो नाटक है महेंद्र वर्मन उन्होंने लिखा मत विलास परहसन। अब ये जो नाटक है मालावार वंश के परंपरागत कलाकारों का सर्वप्रिय नाटक बन गया। इसका नाटक बनाए मालावार के वंश, ठीक है, सर्वप्रिय नाटक बन गया। अब देखो कुछ जानकारी चेरों के बारे में। विद्वान थे डंडे,
डंडिन। ये क्या, ये डंडी ने एक क्या लिखा था, कथा लिखी थी अवंती सुंदरी। डंडी जी के द्वारा लिखित कथा है अवंत सुंदरी, जिसे अवंती सुंदरी भी कह सकते हैं। इससे ज्ञात होता है कि केरल, अब केरल कौन थे, चेर, कि केरल देश पर इनका जो सजीव ज्ञान था। क्यों था, अब डंडी जो थे वो पल्लवों के थे दरबारी, डंडिन पल्लवों के दरबारी थे, लेकिन जब इन्होंने अपनी कथा अवंत सुंदरी लिखी तो उसमें इन डंडिन को केरल देश का सजीव ज्ञान से संबंध है कि केरल यानी चेर देश का इन्हें सजीव ज्ञान था। किनको, डंडिन को। लेकिन डंडिन चेर वंश के विद्वान नहीं थे, वो पल्लव राजाओं के दरबारी विद्वान थे। तो हमें इनसे भी चेर वंश से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। 8वीं सदी का जो प्रसिद्ध राजा था चेर वंश का, वो था चेरमान पेरुमाल। 8वीं सदी का यानी पूर्व मध्यकाल का, हम पूर्व मध्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा रहे हैं, जो कि पेपरों में इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्या है, 8वीं सदी के महत्वपूर्ण जो राजा थे वो चेरमान पेरुमाल थे। इनका इतिहास आख्यानों से दंत कथाओं से भरा हुआ है। इनके बाद दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में उदित राजवंश कौन से थे, होयसल वंश था। चेरों के बाद में अब हम जानकारी जुटाएंगे होयसल वंश से। मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सॉरी, मैं बीच में थोड़ा सा अटक गया। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं वही चीज बताऊंगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको उदाहरण के लिए कुछ क्वेश्चन एक ही वाक्य पर बना सकता हूं, जो कि पेपरों में पूछे भी जाते हैं। भाई इन्हीं के आधार पर ही तो क्वेश्चन बनते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते। मान लीजिए मैं अब आपको उदाहरण के स्तर पर क्वेश्चन बनाता हूं और आप उसका जवाब कमेंट में भी दे सकते हैं, लेकिन आप देख यहां पर ही लो। जैसे कि 12वीं सदी में चेरों पर किसने अधिकार किया, 12वीं सदी में। अब आपको मालूम है 12वीं सदी में चोलों ने किया था, लेकिन ऑप्शन में बहुत सारे वंशों के बारे में रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि चोलों ने कौन से राजवंश पर अधिकार किया। भैया चोल राजवंशों ने बहुत से राजवंशों पर अधिकार किया है, यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि चोलों ने 12वीं सदी में चोलों ने किस पर अधिकार किया। क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि पांड्यों ने कौन से समय में, कौन सी शताब्दी में चेरों पर अधिकार किया, या फिर पांड्यों ने 13वीं सदी में कौन से राजवंश को हराया, यह भी हो सकता है। या फिर क्वेश्चन देखो आगे यह बन सकता है कि 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने जब मुद्रे पर आक्रमण किया तो कौन से शासक थे जिन्होंने चोल पांड्यों से कुछ भाग को छीन लिया। या फिर यह हो जाएगा कि रवि किशन कुलशेखर ने कौन से राजवंशों से अपने खोए हुए भागों को छीना। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि जब मलिक काफूर ने आक्रमण किया उस समय चेरों का शासक कौन था, तो रवि किशन कुलशेखर। तो इसी तरह से पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा तो आज के समय में मिलान के लिए, जो कि ज्यादातर मंदिरों के मिलान के लिए राजाओं के समय के उनके शासन के समय के मिलान के लिए क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा बनते हैं। और आज के समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ भी है। तो मैं चाहता हूं आपको हर चीज बारीकी से समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
तो मेरे प्यारे साथियों अब जानकारी लेंगे होयसल राजवंश की। ये कौन थे? ये चालुक्य सोमेश्वर तृतीय। भाई चालुक्य राजा थे सोमेश्वर तृतीय, ठीक है। तो इनके समय में विष्णुवर्धन ने, इनके समय में विष्णुवर्धन ने, भाई जब राजा थे सोमेश्वर तृतीय जो कि चालुक्य थे, इन्हीं के समय में विष्णुवर्धन ने स्वयं को स्वतंत्र किया, स्वयं को आजाद कर लिया, आजाद किया था और होयसल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अब होयसल वंश से संबंधित जो कि ज्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। तो होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने। शुरू में विष्णुवर्धन जी कौन थे? विष्णुवर्धन शुरू में जैन धर्म मानने वाले, यानी जैन मत मानने वाले थे, ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण। लेकिन बाद में रामानुज के प्रभाव से, यानी रामानुज के प्रभाव से या फिर उनके कहने से ये क्या करा इन्होंने, ये वैष्णव धर्म मानने वाले हो गए। वैष्णव धर्म मानने वाले हो गए। कौन थे? ये विष्णुवर्धन जी थे। और किसके प्रभाव से? रामानुज के प्रभाव से। इस वंश का अंतिम शासक थे वीर भरलाल तृतीय इस वंश के अंतिम शासक थे, जिनका शासन करने का समय 310 ईस्वी था और इन्होंने 339 ईस्वी तक शासन किया। इन्हीं के समय में मलिक काफूर। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, अभी हमने चेर वंश के बारे में जाना, तो 310 ईस्वी में मलिक काफूर ने मुद्रे पर आक्रमण किया था जो चेर वंश में था। लेकिन होयसल वंश में 310 ईस्वी में वीर भरलाल तृतीय ने अपना राजा बने थे 310 ईस्वी में, जो कौन थे? होयसल वंश से। इसी समय में मलिक काफूर ने होयसल वंश पर भी आक्रमण किया, यानी पहले मुद्रे की तरफ फिर होयसल वंश की तरफ। इसने क्या करा था? अब ये जो है वीर भरलाल देव, जब इन पर आक्रमण हुआ इनके सेनापति अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर का, तो मलिक कफूर के क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी के कर देना स्वीकार कर लिया। इनका आक्रमण होते ही मलिक कफूर का होयसल राजवंश पे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कर देना स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने का मतलब है इनके ये करदाता के रूप में वहां पर शासन करने लगे, यानी अलाउद्दीन के अंतर्गत शासन, कि भाई तुम हमें सालाना कर देते रहो और राज करते रहो। लेकिन इनकी स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी थी। ये राज्य अब अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में था। इसकी जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी, जिसका नाम आधुनिक हेलेब्रिड है। हेलेब्रिड। मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये पेपरों में काफी बार पूछा गया है, क्योंकि द्वार समुद्र और उनके आधुनिक नाम पेपरों में मिलान के लिए आते हैं और ये पक्का 100% आएंगे। तो इसलिए आपको ये जरूर याद करना है कि इनकी राजधानी जो थी इस राज्य की द्वार समुद्र थी, प्राचीन नाम द्वार समुद्र और आधुनिक नाम हेलेब्रिड। तो यहाँ के वर्तमान मंदिरों में, यहां से मंदिरों से भी बात करते हैं। और एक यहां पर समझिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो राजधानियां हैं और आधुनिक नाम है, इनके नाम के आगे मंदिरों की श्रेणियां होंगी और उन श्रेणियों को मिलान के लिए भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा मंदिर कहां पर स्थित है या इन मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया, मिलान कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको जरूर याद करना है। मैं इनके बारे में भी आपको आने वाली वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो मंदिरों की बात करें तो होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर प्रसिद्ध है होयसल वंश के अंतर्गत। और इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण
विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। विष्णुवर्धन जी ने ही किया था होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण, ठीक है। और विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में एक मंदिर का निर्माण और किया था, उसका नाम क्या था? चेन्ना केशव मंदिर। इसका निर्माण भी विष्णुवर्धन, जो कि होयसल राजवंश के राजा थे, उन्होंने किया था। क्योंकि छोटे राजवंश थे तो इनसे ये छोटी ही जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी उनके बारे में हमने जाना, और इनसे ज्यादा इन राजवंशों से नहीं पूछा जाएगा। जो भी पूछे जाएंगे वो प्राचीन राजवंश से पूछे जाएंगे। लेकिन पूर्व मध्यकाल में उदित हुए हैं ना ये दक्षिण भारत के राज्य, तो मैंने वो भी जानकारी दी है कि इनसे भी जो पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने जाना। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको चेर वंश से और होयसल वंश से महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिली होंगी। इनसे ज्यादा पेपरों में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मेरी सारी वीडियो को वहां पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।